आप लोगों के स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग बटन आ गया होगा। आप सब लोगों का स्वागत है। 10 वर्ग का जो कि डिविजनल चार्ट्स है, 10 डिविजनल चार्ट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट्स है, उसको हम कैसे रीड करेंगे और उनको पढ़ने की क्यों जरूरत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसके ऊपर मैं एक वर्कशॉप करने जा रहा हूँ जो कि स्टार्ट होगी 29 फरवरी से। 7 दिन की वर्कशॉप है। तो आज हम लोग जो फ्री वेबिनार कर रहे हैं वो इसी पर्पज से कर रहे हैं कि हम लोग समझे कि डिविजनल चार्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, और कई बार जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो प्रेडिक्शन सही नहीं आती है उसका क्या कारण है, ये आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कैन एवरीबॉडी सी माय प्रेजेंटेशन नाउ? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। गणेश जी सबको दिख रहे हैं? यस सर। ओके, चलिए गणेश जी के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एक बात मैं अपने हर वेबिनार में बताता हूँ कि ऑकल्ट साइंस के अंदर हम कोई भी नया कोर्स शुरू करें, नई लर्निंग शुरू करें, तो हमको गणेश जी का आशीर्वाद लेके प्रारंभ करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अपने को सब लोग म्यूट रखिए, नहीं तो मैं यहाँ से सबको म्यूट कर दूंगा। अतुल जी अपने को म्यूट रखिए, सब लोग म्यूट रखें। और सेशन के बाद में सबसे मैं प्रश्न या क्वेश्चन से लूंगा, तो सबके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आप उसके लिए चिंतित रहो। ऑकल्ट साइंस का कोई भी विषय हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, कुछ भी है, ये किसके द्वारा गवर्न होता है? एवरीथिंग इन ऑकल्ट साइंस इज गवर्न्ड बाय द प्लैनेट केतु। ये ऐश्वर्य जी बंद करिए, मैं असल में म्यूट कर देता हूँ सबको क्योंकि बार बार बोलने से प्रॉब्लम होगी। अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है। किसी का कोई सुनने में प्रॉब्लम हो तो अपना थंब रेस कर दे। बाकी थोड़ी देर बाद में सेशन को खोलूंगा, उस टाइम में आपके प्रश्न का उत्तर लूंगा। क्योंकि बार बार कहने से भी लोग अपने को म्यूट नहीं करते हैं और फिर डिस्टरबेंस होती है। ओके, प्लैनेट केतु के जो डीटी है वो भगवान श्री गणेश है। तो गणेश जी की आपको आशीर्वाद लेना अच्छा है। वैसे भी सनातन धर्म में हम सबको पता है कि हम कोई भी कार्य हमारा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, उसके लिए हम गणेश जी की वंदना करते हैं। इसके अलावा जो अथर्ववेद है, जिससे सारे मंत्र और सारे यंत्र हमारे ज्योतिषी के आते हैं, वहाँ के भी आराध्य देव भगवान श्री गणेश है। ओके, तो ये वेबिनार हम कर रहे हैं 10 वर्गाज, 10 फोल्ड डिविजनल चार्ट्स। ओके, ये क्या होते हैं अभी हम समझेंगे इसके बारे में। फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट, यहाँ पर मैं वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो वास्तु, केपी एस्ट्रोलॉजी, ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप, जैसे कि अभी हम ये वर्कशॉप करने वाले हैं जो कि डिविजनल चार्ट के ऊपर है। तो हर महीने किसी ना किसी विषय के ऊपर डीप स्टडी के लिए, कभी मैरिज और रिलेशनशिप के लिए, कभी प्रोजनी के लिए, कभी अष्टक वर्गा पे, कभी दशा अंतरदशा पे, कैरियर पे, ओके, एजुकेशन काउंसलिंग पे, अलग अलग विषय पे हम लोग वर्कशॉप करते रहते हैं। तो उसी उसी का एक पार्ट है
इस महीने के लिए जो टॉपिक है वो हमारा डिविजनल चार्ट्स है। न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से मेरे साथ कुछ कनेक्टेड है, वो लोग कराते। वास्तु एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी होती है। और वास्तु टेक हमारा एक सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है, जो कि सॉफ्ट किसी भी बिल्डिंग का हम वास्तु करते हैं, उसके लिए एंड टू एंड वास्तु करने के लिए सॉफ्टवेयर की सहायता से करा जा सकता है। बिल्डिंग के मैप के 16 8 16 32 में डिवीजन करना है, बार चार्ट बनाने हैं आपको, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट करना है, एक्टिविटी का प्लेसमेंट करना है, ओके, मर्म स्थान ज्ञात करने हैं, कुछ भी करना है, पूरा ये वास्तु के सॉल्यूशन के लिए हम लोग वास्तु टेक सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ये हमारे छात्र टाइम टू टाइम अटेंड करते रहते हैं। ये जो हमारा 10 वर्ग का वर्कशॉप होगा, ये 7 दिन तक चलेगा, 7 डे वर्कशॉप है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 29 ऑफ फरवरी दिस मंथ। इसकी रोज क्लास होगी कंटिन्यूस। तो ये 29 फरवरी से शुरू होगा और 6 मार्च तक चलेगा। दिन में 3:30 से 5 बजे तक इसकी क्लास होगी। हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर किसी वजह से कोई सेशन मिस होता है तो उसको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा। और इसकी जो फीस रहेगी वो 6,000 रुपीज है, जो कि डिविजनल चार्ट के लिए, क्योंकि डिविजनल चार्ट एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है और बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। पर क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, इस वजह से लोग इसको, बहुत कम लोग इसके अंदर इसको मास्टरी करते हैं। और क्योंकि डिविजनल चार्ट की अगर मास्टरी हम नहीं करेंगे तो हमारी जो प्रेडिक्शन है कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगी, जेनेरिक प्रेडिक्शन आएगी। क्यों आएगी, ये हम लोग आगे समझेंगे। 9205725596 मेरा नंबर है। कोई भी क्वेरी अगर है कोर्स के बारे में या कुछ भी जानना है तो मुझको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा अगले महीने वेगा वास्तु का कोर्स शुरू होगा। 2 या 2.5 महीने का चलता है ये पूरा पूरा वेगा वास्तु का है, जिसके अंदर की वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु, कंप्लीट वास्तु यू कैन से, विद रेमेडीज। ओके, ये कंप्लीट कोर्स है। इसके साथ में वास्तु टेक का 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है। ओके, तो ये कोर्स की डेट जब भी अनाउंस होगी, दैट आई विल लेट यू नो। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजी है उसके 4 पिलर होते हैं: नक्षत्र, राशि, भाव और प्लैनेट। ओके, नक्षत्र हमको पता होने चाहिए, जोडियक के 27 नक्षत्र, राशि और भाव। ओके, ये बेसिक है। और प्लैनेट्स जो कि निरंतर गोचर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और अपनी स्थिति के अनुसार किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, और उनकी स्थिति क्या है, उच्च के है, नीच के है, स्वय राशि में है, शत्रु राशि में है, मार्गी है, रेट्रो है, उनकी स्पीड क्या है, बहुत सारे फैक्टर है जिसके हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। कुंडली में कौन से भाव में बैठे हैं, कौन से भाव के स्वामी है, किन हाउसेस से संबंध बना रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर है। इन सारे फैक्टर्स को डी कोड करना ही ज्योतिषी है। देखिए, आपको समझने की जरूरत है, ये जो 2 प्लानेट है जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, वो एक 18 डिग्री की बेल्ट में घूमते हैं। तो हम एक कल्पना कर सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स 18 डिग्री के एक रिंग, एक 18 डिग्री का बेल्ट है जो कि सराउंड कर रही है पूरे यूनिवर्स को। उसके अंदर ये ग्रह हमारे निरंतर घूमते रहते हैं।
और जब व्यक्ति पैदा होता है उस टाइम पे जब उसकी कॉर्ड कटिंग होती है, when the child become independent of his her और हर मदर, जब वो अपनी पहली सांस लेता है उस टाइम आकाश में ग्रहों की जो स्थिति है, सूर्य कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, उस सूर्य आदि जितने भी प्लैनेट्स है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु, ये कौन सी राशियों में है और कौन से प्लैनेट में है, और कुंडली के अंदर कौन से भाव में है, कौन से भाव के स्वामी है, उसके अनुसार उस व्यक्ति का प्रारब्ध उस जिंदगी के लिए जब ये तय हो जाता है। जो पिछले जन्म में उसने अच्छे और बुरे कर्मा किए हैं, अच्छे कर्मों का उसको क्या अच्छा फल मिल रहा है और किस समय मिल रहा है, लास्ट जन्मों का बुरे कर्मों का उसको दंड इस प्रारब्ध में, जो इस प्रारब्ध में निश्चित किया गया है, वो कब मिलेगा, जीवन के किस भाग में मिलेगा, उसको दंड मिलेगा, ये सारा प्रारब्ध कहलाता है। अब हमको डिविजनल चार्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, जब भी कोई व्यक्ति पैदा होगा, उस टाइम उसके शहर में जहां पर भी वो पैदा हुआ है, पूरब दिशा में जो राशि उदित होती है वो लग्न कहलाती है। जैसे आप इसको देखते हैं, एक चार्ट को देखते हैं, ये हम चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में जहां पर मेरा कर्सर है ये लग्न है, ये हमेशा पहला भाव कहलाता है, और इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ये राशि का नंबर है। इसका मतलब ये जब ये जातक पैदा हुआ है उस टाइम, ये देखिए कहाँ पर पैदा हुआ है, शामली में, उत्तर प्रदेश में। तो शामली में उत्तर प्रदेश में when this native took birth, sign Sagittarius was rising in the east direction, और सेगेटेरिस का नंबर क्या है, 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके हमने लिख दिया। ये जो चार्ट हमारा बन के आता है इसको हम नेटल चार्ट या D1 चार्ट कहते हैं, डिवीजन चार्ट 1। अब इसके अंदर जो हमारे 12 भाव है, 12 भाव का मतलब है 360 डिग्री का जो जोडियक था, हमने उसको 12 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। 360 डिवाइड बाई 12 मतलब 30 डिग्री का एक पार्ट हो गया। तो जोडियक को हमने 12 राशियों में डिवाइड कर दिया। ओके, तो हर राशि 30 डिग्री की हो गई। अर्थ अपने एक्सिस पर आपको पता है 24 घंटे में पूरा घूम जाती है। इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगे, तो एक लग्न को पूरा घूमने में कितना समय लगा? एक लग्न मतलब राशि हो गई, राशि है 30 डिग्री की, तो 4 × 30 120 मिनट लगे। यस और नो? टेल मी एवरीबॉडी। एक लग्न को चेंज होने में कितना टाइम लगा? 120 मिनट मतलब कितना? 2 घंटे। यस और नो? अभी मैंने सबको अनम्यूट किया है, आप सब लोग अपने को यस सर। म्यूट कर लीजिए स्वयं। ओके, जिससे मैं कोई प्रश्न पूछूं तो आप उत्तर दे सको। तो ये चीज हम समझ गए कि एक लगन या एक राशि लगन को परिवर्तित होने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। 2 घंटे। ओके, मतलब ये है कि ये व्यक्ति जैसे 2:05 पे रात को पैदा हुआ है, और ये
इसकी लगन है करीब 14 डिग्री। तो ये मान के चलिए रफली रात के 1 बजे धनु लगन उदित हुआ होगा रफली, और रात के 3 बजे तक चला होगा। यस सर नो? बिल्कुल सही है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। ठीक बात है। अब इसका मतलब ये है शामली शहर में रात के 1 से 3 के बीच में कोई बच्चा 1:15 बजे पैदा हुआ है, कोई 1:30 बजे पैदा हुआ है, कोई 2 बजे हुआ है, 2:10 पे हुआ है, 2:30 बजे हुआ है, 2:45 पे हुआ है, 2:55 पे हुआ है। सबका D1 चार्ट यही बनेगा। ठीक है। जी जी सर, जी सर। अगर हम ये एज्यूम करें कि उस 2 घंटे में कोई भी प्लानेट अपनी राशि या नक्षत्र परिवर्तित नहीं कर रहा है, ठीक। क्योंकि देखिए बृहस्पति चंद्रमा, ये बृहस्पति और शनि ये तो बहुत स्लो चलते हैं। बृहस्पति तो 1 साल में राशि बदलता है, शनि 2.5 साल में राशि बदलता है, राहु केतु 1.5 साल में बदलते हैं, शुक्र वगैरह 24-25 दिन में बदलते हैं। तो रोज रोज तो राशि बदलेगी नहीं हर 1 घंटे में। तो मैं एक बिल्कुल जनरल बात मैंने बोली कि 1 से 3 के बीच में संभव है कि कोई भी प्लानेट ने राशि ना बदली हो। तो ये चार्ट पूरा एक से लगेगा। अब कोई बच्चा बिल्कुल 1:30 बजे हुआ है, 2:30 बजे, मैं इसी चार्ट को देख के बता दूं और उसकी कुंडली को फलित कर दूं कि आपकी एजुकेशन ऐसी होगी, विदेश जाओगे, कौन सी नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे सर्विस करोगे, बिजनेस में लाभ होगा हानि। अवनीश जी बंद कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ, पर आपका फिर मेरा ये सेशन इंटरेक्टिव नहीं रहेगा। फिर तो मैं बोल बाल के बाद में ही क्वेश्चन ले पाऊंगा। आपको अगर सेशन इंटरेक्टिव रखना है तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि आप सब लोग अपने को म्यूट रखिए। ओके, और जब मैं कुछ पूछूं उसका जवाब दे दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे सबकी कुंडली के लिए मैं बोलूंगा कि भाई एक ही बात बोल दूंगा। तो ये जो हमारी प्रेडिक्शन हुई ये किसी पर्टिकुलर डेटिव का ना होके उस 2 घंटे में जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए एक जेनेरिक प्रेडिक्शन दे रहा हूं मैं। यस और नो? जी सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, सब नहीं करते। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि सभी लोग करते हैं। जिन्होंने बहुत एफर्ट लगाया है, मेहनत करी है, और पूरा उन्होंने 8-10 साल ज्योतिषी में लगाए हैं, 2 ढाई 3 साल फॉर्मल एजुकेशन करी है, डिविजनल चार्ट पढ़े हैं, घटी चक्र पढ़े हैं, विघटी चक्र पढ़े हैं, चलित चक्र पढ़े हैं। ठीक है, उन लोगों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। पर अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं कि बस ये कुंडली देखी खटाखट, टाइम भी नहीं लगता और ज्यादा स्टडी भी नहीं करनी पड़ती। पहले तो लोग डिविजनल चार्ट इसलिए नहीं बनाते थे, देखते थे कि भैया मैनुअली बनाने पड़ते थे। 16 तरह के डिविजनल चार्ट होते हैं जिनको षोडश वर्गा कहते हैं, और हर हर इवेंट के लिए अलग वर्गा होता है। कोई कहे कि मेरी शादी होगी या नहीं, मेरी शादी होगी तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मेरी दूसरी शादी तो नहीं होगी, कितने मेरे पति पत्नी के मल्टीपल रिलेशन तो नहीं है, मेरी लव मैरिज होगी या नहीं, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो वैवाहिक जीवन के लिए चार्ट D1 देखना, D9 देखना अनिवार्य है। जो पाराशर जी तो सब कुछ करके चले गए। संतान के बारे में ज्ञात करना है तो सप्तमास चार्ट यानी कि D7 चार्ट देखना चाहिए। स्वामी जी बंद कर लीजिए अपना माइक भी और ये वीडियो भी। स्वामी जी अपना माइक और वीडियो बंद कर लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। उसी प्रकार अगर हमें
माता पिता के बारे में जानना है तो D12 देखो, एजुकेशन के लिए D24 देखो। तो अलग अलग तरह के डिविजनल चार्ट है। ओके, ये सब चार्ट अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारे प्रश्नों का उत्तर सही नहीं आएगा। कोई बालक अगर रात को जैसे 1:30 बजे हुआ है, दूसरा 1:45 बजे, तो डिविजनल चार्ट उसका चेंज हो जाता है 15 मिनट में, क्योंकि हर डिवीजन चार्ट राशि को फर्दर सब डिवाइड करा जाता है। इसके बारे में आगे जानेंगे। तो ये आपने समझा कि डिविजनल चार्ट जानना क्यों जरूरी है। तो डिवीजन चार्ट में हम क्या करते हैं कि एक ही राशि को 30 डिग्री को फर्दर सब डिवाइड करते हैं। जैसे नवमांश के लिए 30 डिग्री को हम 9 भागों में बांट देंगे। दशमांश के लिए एक राशि को 10 भागों में बांटते हैं। और जैसे प्रोफेशन के लिए हम दशमांश देखेंगे, तो हम इस लेवल पे देखेंगे कि वो प्लैनेट उस राशि के 10वें पार्ट के अंदर कहाँ पर स्थित है। ओके, तो जैसे हम अगर नवमांश की बात करें, एक नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो हर 12 मिनट के अंदर नवमांश चेंज हो जाता है। तो कोई कोई नेटिव पैदा होगा मान लो, तो नवमांश के बीच में ही पैदा होगा ना, तो 2 या 3 मिनट के अंदर उसका नवमांश पलट जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से हम 5-5 मिनट के अंतर पे भी जो नेटिव पैदा हुआ है उसकी कुंडली में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसका वैवाहिक जीवन कैसा है। D60 के अंदर तो एक एक 30 डिग्री को हम 60 भागों में बांट देते हैं। 2 मिनट के अंदर नवमांश चेंज, D60 चेंज हो जाता है। ओके, तो किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर के लिए ये वैदिक एस्ट्रोलॉजर के लिए वर्गा चार्ट यूज करना एसेंशियल है, अगर उसको एक्यूरेसी में प्रेडिक्शन करनी है। ओके, इसके अलावा जो डिविजनल चार्ट है उसके बहुत यूज है। प्लैनेट की पावर कितनी है ये हम समझेंगे। प्लैनेट कितना फ्रूटफुल है। प्लैनेट D1 चार्ट में वेल प्लेस तो है, पर क्या वो रिजल्ट देने के लिए कैपेबल है, ये सब भी हम डिविजनल चार्ट से हम लोग पता कर सकते हैं। जितने डिविजनल चार्ट में एक प्लैनेट अच्छी पोजीशन पे है, मतलब उच्च, अपने ऐसे ऐसे नवमांश दशमांश सप्तमांश में बैठा हुआ है कि जो अपनी राशि में है या उच्च का है। ओके, या मित्र राशि के साथ बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में, उतना ही ज्यादा वो अपने रिजल्ट देने के लिए कैपेबल होता है। ओके, ये जो वर्कशॉप है इसके अंदर हम 10 तरह के डिविजनल चार्ट वी विल टेक विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 वर्गा के अंदर जो डिविजनल चार्ट आते हैं वो आते हैं D1 जो कि राशि चार्ट होता है। उसके बाद D2 जो कि होरा चार्ट होता है। D3 जिसको हम ड्रैकन चार्ट कहते हैं। D9 जिसको हम नवमांश या धर्मांश भी कहते हैं। D12 जिसको हम द्वितीयांश कहते हैं। D30 त्रिमशांश के नाम से जाना जाता है। D7 सप्तमांश के नाम से। D10 दशमांश के नाम से। D16 षोडशांश के नाम से। और D60 सहस्त्रांश के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ओके, अब कौन सा डिविजनल चार्ट किस घटना के लिए हमको देखना चाहिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, D1 तो नेटल चार्ट है, ये तो बेड चार्ट है। ये चार्ट तो बेड चार्ट है। ये तो मैं एज्यूम करूंगा कि सब लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि D1 चार्ट तो एक जनरल चार्ट है जिसको देख के हम एक जनरल प्रेडिक्शन करते हैं।
ये स्वामी जी अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो आप क्या? थैंक यू वेरी मच। D2 चार्ट, जिसको होरा चार्ट कहते हैं, ये किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, उसके पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितनी रहेगी, उसकी प्रोस्पेरिटी समृद्धि कैसी रहेगी, धन धन रहेगा या धन का अभाव रहेगा, ये सारा हम होरा, जिसको हम D2 चार्ट कहते हैं, उसके द्वारा जानते हैं। तो कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न करता है कि मेरी धन की स्थिति कैसी रहेगी, मैं जीवन में किस स्तर तक का धन कमा पाऊंगा, किस भाग में मेरे पास धन रहेगा, किस भाग में धन नहीं रहेगा, या सारी लाइफ मेरे पास धन अभाव रहेगा, या सारी लाइफ मेरे पास धन प्रचुर मात्रा में रहेगा, हमको D2 होरा चार्ट कंसीडर करते हैं। इसके अंदर हम एक राशि को 15-15 डिग्री के 2 डिवीजन में बांटते हैं। ओके, तो एक होरा इसमें 15 डिग्री का होता है। इसके बाद ड्रेकन चार्ट, जो कि हम बहुत डिटेल में कोर्स में पढ़ेंगे। ड्रेकन चार्ट के अंदर एक राशि को 3 इक्वल भागों में बांटते हैं, मतलब 10-10 डिग्री के 3 पार्ट हो गए। D3, जैसे कि हाउस नंबर 3 छोटे भाई के लिए होता है, ओके, या मार्केटिंग के लिए, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए होता है। तो तीसरे भाव से हमको छोटे भाई छोटे बहन का सुख, उनकी उनकी देखभाल करनी, या उनके वो आपके लिए, आपके जीवन में उनका कितना महत्व रहेगा, कितनी उनकी सपोर्ट रहेगी, कितनी उनकी हेल्प रहेगी, या बहन भाई शत्रुता पाल लेंगे, इस तरह की चीजें। ओके, और ड्रैकन का जो यूज है वो मेडिकल साइंस में भी होता है। 22वां ड्रैकन किसी व्यक्ति की डिजीज के जानने के लिए भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर 22वां ड्रैकन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, D9 नवमास। नवमास के अंदर हम एक ही राशि को 9 इक्वल भागों में बांटते हैं। एक राशि को या एक भाव को 9 भागों में बांटा, 12 राशियां है, तो कुल मिला के 108 नवमांश हो जाते हैं। एक नवमांश का जो एरिया है वो 3 डिग्री 20 मिनट तक का रहता है। नवमांश के मुख्य जो इसकी उपयोगिता है वो ये है कि कोई भी प्लानेट कितना फ्रूटफुल है, वो रिजल्ट देने में कितना सक्षम है, ये हम D9 के द्वारा जानते हैं। पाराशर जी ने नवमांश चार्ट को D1 चार्ट से भी हायर रेटिंग रखी है। ओके, बहुत से लोग साउथ में ऐसे हैं जो सीधा D9 चार्ट ही इंडिपेंडेंटली भी पढ़ते हैं और फलित करते हैं और अच्छे रिजल्ट पाते हैं। तो D9 का बहुत रोल है। D1 चार्ट और D9 में क्या रिलेशनशिप रहती है? D1 चार्ट एक तरीके से, अगर हम कहें शरीर है, तो D9 चार्ट उसकी आत्मा है। या फिर हम कहें D1 चार्ट अगर एक ट्री है, एक पेड़ है, तो जो उसके फ्रूट है वो D9 है। कोई ग्रह हमको ऐसा लग सकता है कि बहुत वेल प्लेस्ड है, उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में है, D1 में हमको बहुत शुभ लग रहा है, परंतु वो D9 चार्ट में जाके नीच का हो गया, अस्त हो गया, त्रिक में चला गया, तो वो अपनी शुभता खो देता है। तो हम अब D1 देख के और हम सीधा फलित करना शुरू कर दे कि ये प्लानेट तो उच्च का है, ऐसा होगा, है ना। जब इसकी दशा चलेगी तो आपको जिस भाव का भी वो लॉर्ड है या जहाँ बैठा है, उस भाव से संबंधित आपका, जैसे अगर वो प्रोफेसर 10वें घर का लॉर्ड है या 10वें घर में बैठा है, तो प्रोफेसर में आप बहुत अच्छा करोगे, विदाउट रेफरिंग D9 कि भाई वो तो 8वें घर में जाके नीच का हो रहा है, तो हमारी प्रेडिक्शन गलत होगी।
तो इसलिए हमको हर घटना के लिए D9 डिविजनल चार्ट पढ़ना आवश्यक है, और लोग ऐसा करते नहीं है, इसलिए उनकी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। इसके अलावा मैरिज का कोई भी विषय हो, शादी होगी या नहीं होगी, शादी जल्दी होगी लेट होगी, शादी का डिनायल तो नहीं है, शादी के बाद इवन जो पार्टनर है उसका कद काठी कैसी होगी, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, वो केयरिंग होगा या नहीं होगा, उसके साथ लाइफ हार्मोनियस रहेगी नहीं रहेगी। ओके। इस तरह की इस तरह की शादी से संबंधित कोई भी चीज, कोई भी फलित हमें करना है तो D9 का सहायता हमको लेना चाहिए, जब भी हमारे रिजल्ट सटीक आएंगे। D12 के अंदर हम एक राशि को 12 भागों में बांटते हैं, तो एक भाग 2 डिग्री 30 मिनट का हो जाता है। तो 12 भागों में बांटने के बाद डिपेंडिंग कि कौन सा प्लैनेट कौन से डिवीजन में फॉल कर रहा है, D12 चार्ट उसका क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है ये हम वर्कशॉप में जितने भी 10 हमारे चार्ट है उन सब के बारे में, कि वो चार्ट कैसे क्रिएट होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। ओके। माता पिता के बारे में कुछ भी जानना है, कि माता पिता की संबंध कैसे रहेंगे, माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता पिता का सुख कब तक मिलेगा, पेरेंटल की हैप्पीनेस के बारे में जानना, पेरेंट से रिलेटेड एनीथिंग, पेरेंट्स की स्थिति कैसी रहेगी। ओके। दैट ऑल कैन बी नोन बाय रेफरिंग D12 चार्ट। ओके। आप समझ सकते हो कि हमने एक राशि को 12 भागों में बांट दिया। एक व्यक्ति 1 बजे पैदा हुआ है, दूसरा 1:30 बजे पैदा हुआ है, तो 2 डिग्री 30 मिनट की वजह से प्लानेट की D12 में पोजीशन चेंज हो जाएगी। और पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि दो बच्चे जो 10 मिनट या 15 मिनट के डिफरेंस में पैदा हुए हैं, उनका माता पिता के सुख या दुख, या माता पिता से उनको जो भी कुछ मिलना है, चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे उनकी सपोर्ट हो, चाहे माता पिता का उनका स्वास्थ्य हो, दोनों का अलग अलग हो सकता है। अगर हम D12 को रेफर नहीं करेंगे, तो जैसा मैंने बताया, रात में 2 घंटे में जो भी बच्चे पैदा हुए सबको हम एक ही जेनेरिक प्रेडिक्शन दे देंगे। सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी essential to refer that particular divisional chart about which the querist is asking or raising his question। एजुकेशन के लिए पूछ रहा है तो D4 देखिए, D24 देखिए, प्रॉपर्टी का देख रहा है तो D4 देखिए, है ना। तो ये सब आवश्यक है। नहीं देखोगे देन यू आर कंप्रोमाइजिंग योर एक्यूरेसी। आपकी प्रेडिक्शन जो 90% से ऊपर होनी चाहिए, वो घट के कैसी रह जाएगी, 50%, 55%। कभी सही हो गई, कभी नहीं हो गई। एक बच्चे के लिए सही हो गई, एक के लिए गलत हो गई। ओके। T30 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, इसको हम एक राशि को 30 डिग्री में बांटा है, मतलब 30 भागों में बांट दिया, तो एक एक डिग्री के 30 भाग हो गए। मतलब 4 4 मिनट के अंदर हमारा त्रिभुजांश चेंज हो जाएगा। ओके। जीवन में होने वाली जितनी भी परेशानियां है, प्रॉब्लम है, एडवर्सरीज है, इविल्स है, वो सारे D30 चार्ट से पता लगते हैं। मैरिटल लाइफ में भी D30 का काफी ज्यादा उपयोग होता है। ओके। उसके बाद सप्तमांश के बारे में हम लोग समझेंगे बहुत डिटेल में। सप्तमांश चार्ट कैसे बनता है, इसके अंदर एक ही राशि को 7 भागों में डिवाइड करते हैं,
तो 1/4 डिग्री 17 मिनट और 8.57 सेकंड का हो जाता है। D12 अगर माता पिता के बारे में बताता है तो D7 हमको बताएगा संतान के बारे में, संतान का सुख है या नहीं, संतान होएगी तो वो आपको उसके साथ संबंध कैसे रहेंगे, वैचारिक मतभेद तो नहीं रहेगा, बच्चा घर से दूर तो नहीं रहेगा, बच्चा ओल्ड एज में ध्यान रखेगा नहीं रखेगा। ओके। तो ये सप्तमास चार्ट हम बच्चे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो उसके लिए हमको उसको देखना होगा। दशमास चार्ट, दशमास चार्ट जैसा कि नाम से पता लग रहा है इसके अंदर अब एक राशि को 10 भागों में बांटते हैं। 30 डिग्री को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 डिग्री का एक भाग हो गया। दशमांश के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशनल स्टेटस, नौकरी तो सभी करते हैं, कोई चपरासी लगता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, कमिश्नर बनता है, कोई मान सम्मान कमाता है, किस लेवल की नौकरी करेगा, किस स्टेटस तक जाएगा, कितना मान सम्मान कमाएगा, ये सारा हमको दशमांश से ही पता लगेगा। हमें देखा D1 में टेक्निकल साइड में जाएगा, पर टेक्निकल साइड में जाएगा तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे लेवल्स है। जूनियर इंजीनियर लगेगा, है ना, सीनियर इंजीनियर लगेगा, कोई मैकेनिकल भी, जो हमारे मान लो घड़ी रिपेयरिंग करने वाला कोई मैकेनिक है, वो भी तो टेक्निकल काम कर रहा है। ओके। और आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं वो भी टेक्निकल काम कर रहे हैं। तो किस स्तर का काम करेगा। ओके। उसके लिए हमको दशमांश चार्ट रेफर करना आवश्यक है। D16 शोडांश चार्ट जो है, ये व्यक्ति का जो एक आंतरिक खुशी, डिफॉल्ट खुशी, जनरल हैप्पीनेस, वाहन आदि के बारे में और मिजरीज के बारे में बताता है। देखिए हर आदमी का अलग अलग मूड होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा परेशानियों के बाद भी आप पाओगे, दे विल यू विल फाइंड देम चीयरफुल, है ना। और कुछ लोग सब कुछ होते हुए कुछ ना कुछ एक ना एक परेशानी पकड़ के बैठे होते हैं। तो वो उनकी, आप ये कह सकते हो कि वो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू है। तो जनरल हैप्पीनेस कैसी है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस कैसी है, वाहन और मिजरीज, ये चीजें हम कुंडली में चौथे घर से भी देखते हैं। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि चौथे घर से हम लोग डोमेस्टिक हैप्पीनेस और खुशहाल जिंदगी चौथे घर से देखते हैं। वाहन का तो सब लोग जानते होंगे कि देखते हैं चौथे घर से। ओके। तो ये हमको D16 से पता लगेगा। या आप कहोगे कि चौथे घर का और बारीक हमको अध्ययन करना है तो हमको D16 चाहिए। प्रोफेशन का हमको और डीप स्टडी करना है तो D10 चाहिए। पांचवें घर का हमको और डीप स्टडी करनी है तो हमको D7 चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हर डिविजन चार्ट। और अंत में D60, ये भी जनरल हैप्पीनेस का चार्ट है। और हर डिवीजन का इसमें एक डीटीज होते हैं। माइथोलॉजी के अनुसार हर डीटी की एक स्टोरी है। कौन सा प्लानेट कौन से D60 के कौन से डिवीजन में कौन से डीटी के में बैठा हुआ है, उस डीटी के एट्रीब्यूट्स के अनुसार उस व्यक्ति का व्यवहार रहता है। तो D60 चार्ट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे चार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वर्कशॉप के अंदर। हर चार्ट कैसे बनाया जाता है मैनुअली, अभी तो हम लोग कंप्यूटर से सब सारे चार्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं।
Now I will just show you the look and feel of this divisional chart. देखिए ये एक एग्जाम्पल चार्ट है, वही जो भी आपने देखा था। ये तो हमारा नेटल चार्ट या D1 चार्ट हो गया। साइड में आप ये देख रहे हो, इसमें ये D9 चार्ट यहीं पे लग कर आ गया है। ओके, बाकी के चार्ट सॉफ्टवेयर वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए ये बर्थ चार्ट है, बर्थ चार्ट का मतलब है D1 चार्ट। ये इसका D2 चार्ट आ गया जिसको होरा चार्ट कहते हैं। D4 आ गया। ओके, D4 चार्ट जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की कितनी प्रॉपर्टी लेगा नहीं लेगा, किस लेवल की प्रॉपर्टी लेगा, कितनी लेगा, D4 से पता लगता है। D7 चार्ट, D12 चार्ट, D16, D20, D24, D30। तो ये सारे चार्ट है। ये कुछ चार्ट मैंने दिखाए, ये षोडश वर्गा के हिसाब से। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो D10 है। षोडश वर्गा में से सारे चार्ट ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण 10 चार्ट है। वैसे तो षडवर्गा 6 डिविजन चार्ट काफी लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, पर मैंने इसमें 10 वर्गा आप लोगों के लिए पिक किए, बल्कि एक तरह से 11 हो गए। क्योंकि जो 10 वर्गा में जो 10 डिविजनल चार्ट होते हैं वो D1 को मिलाकर है। तो मैंने D1 के स्थान पर एक नया चार्ट उसमें ऐड कर दिया है। ओके, तो एक तरीके से हम लोग 11 चार्ट पढ़ेंगे। देखिए ये मैं आपको सब बता चुका हूँ कि आपको क्यों चाहिए। ठीक है, दिस आई हैव टोल्ड यू। देखिए हम एक चीज समझेंगे, कोई भी प्लानट डिविजनल चार्ट में, जैसे D7 है, D10 है, जितने चार्ट में स्वय राशि में है, मित्र राशि में है, उच्च का हो गया है, मतलब हर डिविजनल चार्ट में उसकी उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, तो वो प्लानट उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है। जैसे कोई एक प्लानट है, वो अगर दो चार्ट में अपने को रिपीट कर रहा है, मतलब दोनों जगह सिंह राशि में पारिजात हो गया, 3 में जा रहा है तो उत्तम हो गया, 4 में रिपीट कर रहा है तो गोपुर, 5 में कर रहा है तो सिंहासन, 6 में कर रहा है तो पर्वत के समान है, 7 में कर रहा है तो देवलोक, 8 में कर रहा है तो ब्रह्मलोक, 9 में कर रहा है तो ऐरावत, 10 में कर रहा है तो श्रीधाम। ठीक है, तो जैसे किसी के 10th हाउस का अगर लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड अगर मैं कहता हूं कि 6 बार रिपीट हो रहा है तो वो पर्वत के समान हो गया। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा या बहुत ऊंचाई तक जाएगा। देखिए कुछ चीजों में वर्गा चार्ट में हमको ध्यान रख सकते हैं। हर इंडिविजुअल चार्ट का एक कारक प्लैनेट होता है। ठीक है, जैसे मरकरी एजुकेशन के लिए, तो D24 चार्ट एजुकेशन के लिए देखते हैं, तो D24 चार्ट का कारक प्लैनेट जो है मरकरी है। और वो कारक प्लैनेट अगर उसके लग्न में पैदा होता है तो वो
उस फील्ड में सफर करता है। जैसे D24 चार्ट क्या है एजुकेशन के लिए, D24 के लगन में अगर मरकरी पड़ गया तो वो एजुकेशन में सफर करेगा। संतान के लिए D7 चार्ट के लिए जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है। D7 में 5वें घर में अगर बृहस्पति पड़ गया तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। D7 में 7वें घर में वीनस पड़ गया तो पत्नी के मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम रहेगी। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। देखिए 10 चार्ट है तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम सारे वर्ग चार्ट को पढ़ेंगे। अभी आप ये देख रहे हो, अच्छा अब आप एक लोग बताइए, आप लोग ये D1 चार्ट देख रहे हो और साथ में D9 चार्ट देख रहे हैं। D9 चार्ट में और D1 चार्ट में आप देखिए, D1 चार्ट में लगन है धनु और D9 में लगन कौन हो गया? सर सिंह राशि है। सिंह सिंह राशि का राशि है। सूर्य। नहीं, राशि कौन है? सिंह राशि। सिंह राशि। अब आप देखिए D9 चार्ट के अंदर सारे प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो गई। मार्स और वीनस मकर राशि में है और मार्स और वीनस कहाँ पहुंच गए? मार्स तो पहुंच गया आपका मीन राशि में और वीनस कहाँ पहुंच गया? वीनस पहुंच गया कैंसर कर्क में। राशि में। तो कर्क में सारे पहुंच- प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो गई। कैन एवरीबॉडी सी? जी जी। इसका मतलब जो डिविजनल चार्ट है उस डिविजनल चार्ट के डिवीजन के हिसाब से लग्न भी चेंज हो जाता है और प्लैनेट की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। इस चार्ट में क्योंकि हमने राशि को 9 भागों में बांटा है तो अकॉर्डिंगली हमारा लगना है चेंज एंड प्लैनेट पोजीशन है चेंज। पर जब हम D12 चार्ट बनाएंगे उसके अंदर जो डिवीजन है एक राशि के 12 होंगे तो वहां पे फिर लगन चेंज हो जाएगा और प्लैनेट की पोजीशन D12 के हिसाब से आगे पीछे कहीं भी हो जाएगी। ये तो आपने देखा बड़े आराम से अपने सॉफ्टवेयर में बन के आ गया, पर ये बनता कैसे है? तो D9 में आपको बता दूंगा, बाकी के चार्ट हम लोग आपको जब हम वर्कशॉप करेंगे उस टाइम समझेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं जी तो कंप्यूटर में बन के आ जाता है, हमें जरूरत क्या है? देखिए कोई भी चीज मशीन से बन के आ रही है पर आपको वो मैनुअली बनानी नहीं आती है तो आप उसके डीप नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर कोई भी बड़ी से बड़ी आप संख्या डालोगे गुणा कर देगा। तो क्या हमको गुणा करना नहीं आना चाहिए? ये बताइए। आना चाहिए सर। 126 की 5,949 से गुणा करनी है, कैलकुलेटर पर करूंगा 1 सेकंड में हो जाएगी। पर सही इसी बात इसी को मैं कहूंगा मैनुअली करोगे तो हो सकता है कुछ बच्चों के हाथ पैर फूल जाए। ये सब है। नो। पर जो बच्चा करेगा वही तो मैथमेटिक्स में कंपटीशन में निकलेगा। ये सब नो। बिल्कुल जी सही सर। बात है। तो ज्योतिष करता वो ही सही रिजल्ट देगा जिसको पता है भैया ये सॉफ्टवेयर में बन के आ कैसे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो खाली नंबर को देख के करते हैं वो, मैं कहता हूँ वो सुपरफिशियल एस्ट्रोलॉजर होते हैं। आपका काम ये होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में जुपिटर यहाँ आ रहा है तो आप कहो भैया ये तो गलत आ रहा है, ये तो यहाँ आना चाहिए। मैंने कई सॉफ्टवेयर सही करा चुका हूँ। बहुत सारी सॉफ्टवेयर में केपी की भी और इसकी वो मैंने सही कराई है। क्या कारण है? जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया है, देखो आदमी है, कोई हर आदमी है, गलती हो सकती है। तो वो तो सही, बिल्कुल ज्योतिष सही। करता है, ज्योतिषकर्ता ने बनाने को दे दिया टेक्नोक्रेट को। टेक्नोक्रेट और ज्योतिषकर्ता में वो पूरी नॉलेज ट्रांसफर हुई नहीं हुई कुछ पता नहीं, है ना।
बिल्कुल ज्योतिषकर्ता ने बिल्कुल अपने सर। इंजीनियर को बताया, इंजीनियर ने कुछ वैल्यू लगाई। अब इतनी सारी पॉसिबिलिटी होती है, कोई फॉर्मूला कोई ऐसा लगा कि किसी किसी केस में वो गलत आ रहा है, तो सारी बिल्कुल चीजें सर, नहीं टेस्ट हो पाई। ओके। तो तो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो जाती है। पर आपके पास कोई कुंडली दिखाने आया है और हम उसको गलत देख के बता दें, उसको तो इस तो बात गड़बड़ से हमारी मतलब होती नहीं है ना। उसको तो भाई आपको 11,000 15,000 जो भी कुछ उसने दिए है, वो तो उसको मतलब नहीं है कि सही सॉफ्टवेयर है गलत है। उसको तो अच्छी प्रेडिक्शन करोगे तो अगली बार आएगा, 10 लोगों को लाएगा। नहीं तो कहेगा भैया वहां मत चले जाना, भैया तेरे वहां मत चले जाना, वो उल्टा सीधा बताएगा। ठीक है। तो हमको ये आना चाहिए ज्योतिष के अंदर। अगर आपको अच्छा ज्योतिष बनना है तो एफर्ट से बचोगे तो नहीं बन सकते। थोड़ी एफर्ट लगाओगे देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड, एक ले जो बाकी की भीड़ से अलग नजर आओगे। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। देखिए इसको बनाएंगे कैसे ये मैं आपको बताऊंगा, इसको जल्दी समझ लीजिएगा। उसके बाद में D9 को हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ का उसका एप्लीकेशन आपको बता दूंगा मैरिज के केस में। ओके। देखिए अभी मैंने आप लोगों से क्या बोला, नवमास के अंदर एक राशि को कितने हिस्सों में बांटते हो? 9। 9 हिस्सों में। तो 30 डिग्री को 9 से डिवाइड करूंगा तो एक हिस्सा कितना आया, 3 डिग्री 20 मिनट, ये सुन लो। यस जी सर, सर। 3 डिग्री। भाई ठीक तीस है। डिग्री डिवाइड बाई 3, 9 3 30। 27, तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक डिवीजन हो गया। ठीक ठीक। ठीक है सर। मतलब एक राशि के अंदर जो पहला डिवीजन है उसको मैं, तो 9 डिवीजन हो गए। पहले बिल्कुल डिवीजन बिल्कुल। को मैं बोलूंगा पहला नवमास, दूसरे डिवीजन को दूसरा नवमास, दूसरा ऐसे दूसरा- 9वें डिवीजन को मैं क्या बोलूंगा, 9वां नवमास। नमस्कार। बिल्कुल तो पहला नवमास जो होगा वो 0 डिग्री से कहाँ तक होगा, 3 डिग्री 20 मिनट तक। बिल्कुल। दूसरा नवमास होगा जहाँ पे पहला खत्म होगा। खत्म होगा दूसरा नवमास तीन हो बीस से जाएगा 3 20 से 6 40। ठीक है सर। तीसरा हो जाएगा 6 40 से 10। 10। चौथा 10 से 13 20। 13 और 20। इसी तरीके से नवा नवमास हो जाएगा 26 40 से 30 डिग्री। ठीक अब सर। मैं आप लोगों से एक चीज पूछ रहा हूँ, मरकरी मेष राशि में 17 डिग्री पे है, कौन से नवमास में हुआ? सर छठे नवमास। सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स नवांश में, सिक्स भाई, नवांश में। एकदम सही बोला। जुपिटर तुला राशि में 11 डिग्री पे है, चौथे नवमास में। चौथे में, चौथे चौथे नवांश में। नवमास में। बहुत अच्छा। अब ये हमारा नवमास चार्ट कैसे बनेगा? नवमास चार्ट के बनाने के लिए आपको पता है, हम राशियों को वी कैन क्लासिफाई राशि ऑन द बेसिस ऑफ तत्व इन 4 कैटेगरीज। ठीक सर। अग्नि पृथ्वी वायु जल, मतलब जल। फायरी अर्थी एयरी एंड वाटरी। 4 क्लासिफिकेशन होते हैं तत्व के आधार पे। तो जो अग्नि अग्नि वाला ग्रुप है, अग्नि राशि है, कौन सी होती है? 1 5 9, मतलब मेष सिंह और धनु, ये राशि क्या है हमारी? अग्नि अग्नि, तत्व। अग्नि तत्व। वृषभ हाँ। वृषभ कन्या और मकर, ये है हमारी पृथ्वी तत्व राशि। मिथुन तुला और ये आपका ये एक्वेरियस। ओके। क्वेरीज, अच्छा। कुंभ राशि ये हमारी वायु तत्व है। वायु और तत्व। कर्क वृश्चिक और मीन राशि हमारी क्या है, जल तत्व राशि। ठीक सर। अब हमको प्लेसमेंट कैसे करना है? एक राशि के 9 भाग होते हैं, पर ये कंटिन्यूटी में होते हैं। तो पूरे 12 राशियों के कितने भाग हो गए? 108। तो उसको प्लेसमेंट करने का आसान तरीका क्या है? सबसे पहले देखिए कि प्लानेट कौन से राशि में है, और राशि देखिए वो राशि अग्नि तत्व है, अर्थ पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है या वाटरी है। ओके। ठीक है सर। फिर देखिए उस साइड में वो कौन से नवमांश में है। दो अच्छा। चीज देखनी है बस। तो आपने कहा कि भाई
मान लो मिथुन राशि में, और वो मैं कहता हूँ कि भाई 7 डिग्री पे, तो कौन से नवमांश में होगा? तीसरा नवमांश। हाँ जी। 7 डिग्री पे है अभितेश जी, तीसरे नवमांश में। तीसरा नवांश। तीसरे तीसरा। नवमांश में। और थर्ड में होगा सर। और राशि मैंने कौन सी बोली? मिथुन मिथुन। 3 नंबर की। तो इसकी काउंटिंग आप 7 से शुरू करोगे। अच्छा तो अच्छा। 7 से मतलब है 1 2 3। तो हाँ प्लानेट ठीक कहाँ ठीक। चला जाएगा? धनु राशि तीसरे में। घर में। सजिटेरियस। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल को यहाँ पे ले लो। देखिए हमारा ये चार्ट है। सबसे पहले तो लग्न को लो। लग्न क्या है? धनु। हम्म। धनु कितने डिग्री का दिखा रहा है? यहाँ जहां मेरा कर्सर है यहाँ देखिए। 14 डिग्री। 14 डिग्री। कौन सी? 14 डिग्री है। हाँ। तो 14 डिग्री का मतलब कौन से नवमांश में? 5वें नवांश में। पांचवें में। पांचवा में। और नौ धनु, उसमें। धनु पांच हमारी का। कौन सी राशि है? अग्नि तत्व। जी। फाइव करते। तो काउंटिंग हम 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। मतलब लगन हमारा सिंह में पहुंच जाना चाहिए ना। हाँ जी। तो ये लग्न हमारा सिंह हो गया। लग्न हमारा सिंह हो गया। जी। ठीक। बस अब 2 प्लानेट और देख लीजिए। अब देखिए मार्स और वीनस इकट्ठे बैठे हैं किस राशि में? मकर में। मार्स मकर में 7 डिग्री 51 मिनट का होके बैठा है। हाँ Everybody has put their microphone on speaker, sir. सबको म्यूट करने के लिए बोलिए ना, आप बोल भाई रहे हैं। सब लोग म्यूट करिए, फिर इंटरएक्टिव नहीं होगा। मैं देखो अभी मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर आप लोग म्यूट नहीं करोगे देन आई विल म्यूट एवरीबडी एंड सेशन विल नॉट बी द इंटरएक्टिव। ओके, सब लोग म्यूट कर लीजिए। अभी आप कुछ मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो ही बोलिए। देखिए मंगल 7 डिग्री का है, मतलब थर्ड नवमांश में है। और मकर राशि का मतलब है यहां से काउंटिंग शुरू करूंगा, तो कहा जाएगा मीन राशि में। तो देखिए मंगल मंगल मीन राशि में आ गया। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो बाकी प्लैनेट बताने का जरूरी नहीं है। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ दिस नवमांश चार्ट इज प्रिपेयर्ड एवरीबॉडी। ठीक है। नवमांश चार्ट, किसी का D1 चार्ट, किसी के D1 चार्ट के अंदर जो लग्न धनु आ रहा है, नवमांश में भी वो ही लगन है धनु। तो हम कहेंगे कि राजीव जी बंद कर लीजिए भाई। हम बोलेंगे इसका लग्न वर्गोत्तम है। लग्न वर्गोत्तम बहुत पावरफुल होता है। ऐसे व्यक्ति का जो लग्न है आप कहोगे बहुत पावरफुल है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत। भाई बाकी प्लैनेट की पोजीशन भी देखेंगे, पर एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा कोई प्लैनेट D1 में जिस राशि में बैठा है उसी राशि में नवमांश में भी है, तो वो वर्गोत्तम कहलाएगा। वर्गोत्तम प्लैनेट इज एज गुड एज एग्जॉल्टेड। जैसे कि जुपिटर यहाँ पे तुला राशि में, अगर जुपिटर यहाँ भी तुला राशि में होता, दोनों जगह अगर तुला में होता, तो हम कहते हैं जुपिटर वर्ग, सॉरी जो, हाँ जुपिटर वर्गोत्तम है। ऐसा व्यक्ति का जुपिटर उच्च के जुपिटर के समान है। जब जुपिटर की दशा भुक्ति अंतरा चलेगी तो जुपिटर इस कुंडली में 11वें घर में है, मतलब लाभ स्थान का मालिक है। ओके, और लॉर्ड का है? लग्न का।
और चौथे घर का, तो क्या मतलब रहा? प्रॉपर्टी बनाएगा चौथा घर, 11वां घर, है ना। चौथे घर पे प्रॉपर्टी का लाभ, एक या दो नहीं, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाएगा, क्योंकि जुपिटर वर्गोत्तम है, 11वें घर में बैठा है, और लग्न का और चौथे घर का मालिक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर है सर। Yes, कोई sir. प्लानट D1 चार्ट में उच्च का है, सूर्य मेष राशि में बैठा है, उच्च का है, नवमास चार्ट में चला गया तुला में, नीच का हो गया, उच्च का होते हुए भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उसका जो कार्यकत्व है, मतलब वो ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर वो उच्च का है, परंतु उसकी आत्मा में वो नीच का हो गया है, रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और अगर उल्टा है, D1 में नीच का है, मतलब D1 में तुला में बैठा है और D9 में मेष में चला गया, तो वो अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। ओके, तो ये हमारे D9 के द्वारा हम किसी भी प्लानेट की पावर भी देख सकते हैं। किसी भी भाव का स्वामी D9 चार्ट के अंदर अगर केंद्र या त्रिकोण में जा रहा है, तो वो अधिक पावरफुल होके रिजल्ट देगा। D9 में वो त्रिक में चला गया 6 8 12 में, या 6 8 12 के लॉर्ड से संबंध बना रहा है, तो उसके बल में कमी आ जाएगी। ये कुछ सामान्य बातें हैं D9 की। अगर शादी के संदर्भ में बात करें, D9 चार्ट के अंदर जो उसका लग्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। D9 चार्ट के लग्न में अगर क्रूर प्लानेट बैठा है, D9 चार्ट के लग्न में शनि है, सूर्य है, मंगल है, या एक साथ एक्सिस पे राहु केतु है, तो शादी डिस्टर्ब्ड लेट, जितने ज्यादा एफ्लिक्शन है तो डिनायल भी हो सकता है। नववार्ष अगर मैलेफिक साइन का हो तो अच्छा नहीं है। मार्स सैटर्न सन लग्न को देख रहे हो या लग्न में बैठे हो तो अशुभ रिजल्ट देते। नवमास का लग्न लॉर्ड अगर मार्स के साथ कंजंक्टेड है, तो डाइवोर्स की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। कुल मिला के सैटर्न मार्स सूर्य राहु केतु का प्रभाव मुख्य रूप से नवमास के लग्न पे या उसके लग्न के लॉर्ड पर, सप्तम भाव पे या सप्तम भाव के लॉर्ड पर अगर है, तो ऐसे व्यक्ति को मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। नवमास के अंदर एक योग बनता है धन योग। अगर हम D1 के अंदर धन योग बनता है, कोई मुझे बताएगा धन योग क्या होता है, किस किस भाव के लॉर्ड से संबंध से बनता है? 2 11। सही बोला। दूसरा घर है धन का, 11वां घर है लाभ का। जब धन का संबंध लाभ से हो जाता है तो वो धन योग रहता है। 2 और 11 के लॉर्ड आपस में केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं। दूसरे घर का लॉर्ड 11 में बैठा है, 11 का दूसरे में बैठा है, संबंध बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन कमाता है। यही योग अगर D9 में हो जाए, D9 शादी के लिए होता है मेनली, तो उसको अधिकता किस चीज की होगी? उसकी फिर मल्टीपल मैरिजेस या मल्टीपल रिलेशनशिप बनने लगती है, या फिर
दूसरे, 7वें और 11वें इन भाव के लॉर्ड अगर उपचय स्थान पे, उपचय स्थान होते हैं वृद्धि वाले, तो तीसरे घर में है छठा घर और 10वां घर, 11 घर, ये उपचय स्थान है। उपचय का मतलब है वृद्धि, गेन। वैसे तो हम गेन का मतलब समझते हैं कि मॉनिटरली गेन, परंतु यहाँ नवबाण चार्ट बात कर रहा है शादी के विषय में। दूसरा घर भी सेकंड मैरिज से लिंक हो जाता है। 7वां घर तो प्राइमरी रूप से शादी का है ही, और 11वां घर मित्रता का होता है, सोसाइटी का होता है, और 11वां घर लाभ का भी होता है। लाभ, जिस घर से संबंध बना है उसका लाभ, खाली धन लाभ ही नहीं, लाभ तो बहुत चीजों का हो सकता है। 7वें का संबंध 11 से बनता है तो शादी का लाभ, मतलब 7वां घर शादी के साथ साथ शारीरिक सुख का भी होता है, तो उसको फिजिकल प्लेजर बढ़ाने के लिए वो उसकी मल्टीपल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है। तो 7 का संबंध 2 से बन रहा है या 11 से बन रहा है, या 2, 7, 11 के लॉर्ड अगर उपचय स्थान में बैठे हैं, ऐसे लोग भी मल्टीपल रिलेशनशिप बना सकते हैं। ओके। नवमास के नवमास के अंदर लग्न और सप्तम बेनिफिक के जितना ज्यादा एफ्लिक्शन है उतनी शादी में डिले होगी, बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन है तो डिनायल में कन्वर्ट हो जाएगी। शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो शादी जल्दी होगी। मैरिज का ओरिएंटेशन क्या है? आजकल बहुत शादी फ्लॉप हो जाती है, मेल टू मेल रिलेशनशिप होने लगी आजकल, फीमेल टू फीमेल। एंड नॉट ओनली दैट, कि लोग कहते हैं जी हम तो सेम सेक्स मैरिज करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोशल, पर इसकी एक्सेप्टेंस बहुत से कंट्रीज में होती चली जा रही है। ये भी हम D9 चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत सारी कुंडली पे बहुत बार मुझे फोन आते हैं US से, कनाडा, UK, अपने बच्चों को या जिनकी शादी हुई है उनका ओरिएंटेशन के लिए, व्हेन द पेरेंट्स गेट वरीड, तो समटाइम दे कॉल मी एंड सेंड द बर्थ डिटेल ऑफ देयर चाइल्ड। तो D9 चार्ट के द्वारा हम ओरिएंटेशन भी देखते हैं कि द पर्सन विल हैव अ नॉर्मल रिलेशनशिप, और द पर्सन विल हैव अ रिलेशनशिप विच इज, यू कैन से, डिफॉर्मिटी, और रिलेशनशिप विद द सेम जेंडर। तो वीनस कुंडली का, वीनस अगर कुंडली के अंदर मेल की कुंडली में मार्स के नववास में जाता है, तो ऐसा जातक में भी, यू कैन से, गे, और ही कैन हैव अ रिलेशनशिप विद द सेम सेक्स बॉय। वीनस अगर सैटर्न पे जाता है तो फीमेल विल लिव विद फीमेल। तो इस तरह की चीजें भी हम D9 चार्ट के द्वारा मैरिज और रिलेशनशिप को बहुत डीप में जाके स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मल रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, इलिसिट रिलेशनशिप है, लेट मैरिज है, लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, हार्मोनियस लाइफ रहेगी। इस तरह की चीजें हम पूरी नवमास के स्टडी करके बहुत डीपली हम देख सकते हैं। मैरिज और रिलेशनशिप एक ऐसा विषय है जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन, और पैसे से संबंधित प्रश्न और प्रोफेशन से संबंधित प्रश्न है जो सबसे ज्यादा आजकल मैंने पाया कि लोग पूछते हैं। तो अभी बहुत सारी नवमास, नवमास में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस डेमो में आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग, बट इन द वर्कशॉप आई विल ट्राई टू कवर नवमास एज मच एज पॉसिबल। नवमास का एक 64वां नवमास आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। 64वां नवमास से हम व्यक्ति की हेल्थ देखते हैं। मेडिकल और डिजीज के अंदर 64वें नवमास की जरूरत पड़ती है। एक पुष्कर नवमास होता है, स्पेशल नवमास है वो,
उसके अंदर व्यक्ति का स्टेटस, कौन सा व्यक्ति राजा के समान है या कौन से व्यक्ति अपनी कंपनी में टॉप पोजीशन पे पहुंचेंगे, पुष्कर नवमास का उसमें बहुत उपयोग होता है। लग्न तुल्य नवमास, तो नवमास इटसेल्फ इज अ बिग सब्जेक्ट। ओके, पर मैं आपको एप्लीकेशन के लिए कुछ डेमो दिखाता हूँ। देखिए ये डाइवोर्स का केस है। ओके, देखिए पता नहीं डाइवोर्स के केस में, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, वैदिक का एक बहुत बड़ा नियम है, मैं तो उसको 100 में से 90 बार लगता हुआ पाया है। अगर 7वें घर का संबंध चौथे और 12वें से होता है, या अगर चौथे घर का संबंध भी छठे और 12 से होता है, 4, 6 और 12 किसी भी तरह संबंध होता है, तो ये डाइवोर्स होता है। दिस आई हैव फाउंड इन सेवरल कुंडलीज। 1000 योग का एक अकेला योग है। चौथा घर डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, छठा घर लिटिगेशन का होता है, और ये 12वां घर है 7वें घर से, तो शादी की हानि भी करता है। ओके, डोमेस्टिक हैप्पीनेस और शादी की हानि और लिटिगेशन, और ये शयन सुख से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तो व्हेन दीज 3 हाउस मेक रिलेशन, जैसे कि चौथे घर का लॉर्ड चला गया 12वें घर में, दृष्टि डाल रहा है छठे घर पे, तो एक रिलेशनशिप बन गई। ऐसे व्यक्तियों का अक्सर आई हैव फाउंड कि उनका डाइवोर्स होता ही है। उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, D9 में भी क्रॉस चेक करेंगे। ओके, तो इस कुंडली में आप देखिए 12वें घर का लॉर्ड मर्क्यूरी 10वें घर में आ गया, छठे घर का लॉर्ड जुपिटर चौथे घर में आ गया। तो छठे घर का लॉर्ड चौथे में बैठ के 12वें के लॉर्ड को देख रहा है, तो 12, 4, 6 की एक रिलेशनशिप बनती हुई दिखाई दे रही है। यस और नो? यस सर। यस सर। जीवन के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है विच विल लीड टू द डाइवोर्स। फिर आप देखिए 7वें घर का लॉर्ड है, अष्टम घर में जा रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। ओके, अच्छा इस 7 और 12 का जो संबंध बनता है, दिस आल्सो इज नॉट हार्मोनियस फॉर द मैरिज, और ये भी डाइवोर्स का कारण बनता है। और ऐसे केस के अंदर जो नेटिव है वो खुद द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ विल सीक द डाइवोर्स, अगर 7 और 12 का संबंध है। ज्योतिष के अंदर एक फैक्टर से कुछ नहीं होता कि 7, 12 को देख के हम कह देंगे डाइवोर्स होगा। जब एक ही तरह के कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, देन यू कैन से कि दिस घटना विल हैपन, दिस इवेंट विल हैपन। 7वां लॉर्ड 8वें में है, 7वें घर का लॉर्ड सैटर्न है, 12वें लॉर्ड मरकुरी को देख रहा है। ठीक है, तो 12वें घर का लॉर्ड, देखिए 7वें घर का लॉर्ड सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, और 12वें घर के लॉर्ड मरकरी पे दृष्टि डाल रहा है। ठीक है ना, तो 7, 12, 4, 6 ये सब आपस में लिंक हो रहे हैं। अभी आप इसका D9 चार्ट भी देखिए, सूर्य बैठा हुआ है नवमांश के अंदर ही। यस और नो? सूर्य यस है, सर। नवमांश में बैठना एक बहुत बड़ा बिग नो हो गया। हम्म, सर वो इसका D9 रुक नहीं मार्स रहा। चौथे घर में बैठ के सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। D9 नजर नहीं आ रहा सर। आवाज रुक रही है, क्या डिस्कनेक्ट कर हो रहा है आवाज। मैं क्या कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। सर D9 नजर नहीं आ रहा है चार्ट। नहीं, आपको सामने चार्ट खुला हुआ दिख रहा है? मुझे तो दिख हाफ रहा है नजर सर। आ रहा है, आधा यस नजर आ सर। रहा है सर। नहीं नहीं, आप सर मोबाइल पे कर रहे हो क्या?
सर ये हाँ जी, हाँ जी। लैंडस्केप में करेंगे तो टिक जाएगा इन्हें। मैंने बॉस पूरा चार्ट खोला हुआ है मैंने तो। हाँ जी, दिख सर पूरा दिख खोला रहा हुआ है है, लैंडस्केप कर रहेगा, इनको लैंडस्केप सर, में दिख देखना पड़ेगा। दिख रहा है सर, दिख देखिए रहा है, सब लोग लैपटॉप पे या उसको लैंडस्केप करके देखिए। दिख मोबाइल रहा है पे सर। दिख रहा है, मोबाइल पे दिख रहा है। सुनिए सुनिए। अच्छा मोबाइल में स्वामी जी थैंक यू। देखिए दिख सकते हैं। नवबाण चार्ट देखिए। नवबाण चार्ट इस चीज की पुष्टि कर रहा है। हाँ पहला योग देखिए, सूर्य बैठा है लग्न में। हाँ चौथे घर में अगर मार्स बैठा है, अगर D1 में भी बैठा है, ऐसा व्यक्ति की डोमेस्टिक लाइफ एकदम डिस्टर्ब होती है। किसी का भी देख लीजिएगा, क्योंकि चौथे घर में बैठ के डोमेस्टिक पीस को खत्म कर देता है। बीवी से भी लड़ेगा, माता जी से भी लड़ेगा, दोनों से लड़ेगा। और यहाँ बैठ के दृष्टि किस पे डाल रहा है? चौथे घर पे। ओके, तो क्या है, इसने चौथे घर को भी खराब कर दिया। और सातवें घर का लॉर्ड रेट्रो के कहा बैठ गया है? छठे घर में, जो कि लॉस ऑफ शादी। अतुल जी बंद कर लीजिए। सातवें घर का लॉर्ड कहाँ चला गया है? छठे घर में, विच इज लॉस ऑफ मैरिज। ये सब लोग, यस। और बैठा भी छठे घर के लॉर्ड के साथ है। तो नववार चार्ट इज फर्दर, यू कैन से, कोलैबोरेटिंग और एनहांसिंग द डाइवोर्स, जो D1 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है और नववांश में भी। तो इस व्यक्ति का डाइवोर्स हुआ। ओके, फिर मैं जानता हूं इसको। ठीक है। गुरुजी इसका किस ना, साल हुआ? गुरुजी इसका ना राहु का पीरियड भी है, जो नहीं, बहुत 18 सारी साल। चीजें नहीं नहीं सुशील जी, बहुत सारी चीजें। अभी मेरा मत पर्पज ये है कि D9 को कैसे पढ़ना अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। सर, टेंथ सर, मार्च जो 10th में बैठ के 7th हाउस को दृष्टि दे रहा है, ये भी अफ्लिक्शन है अगर देता है तो। D1 में कह रहे हो या उधर? D9 में मार्स अगर हाँ। 10वें में बैठ के और 7th को दृष्टि दे रहा है तो अफ्लिक्शन हो गया, 10वीं दृष्टि। नहीं 10वें में नहीं, बाहर तो 8वीं दृष्टि डालेगा ना, शनि अच्छा डालता अच्छा, है हाँ 10वीं। हाँ हाँ, हाँ। सॉरी सॉरी, शनि डालता है, ठीक 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 शनि ठीक। अगर 10वें घर में, तो मान लूंगा मैं आपकी बात। ठीक ठीक ठीक। तो जुपिटर लगने सप्तमेश छठे घर में जा रहा है, जो विच इज अ बिग 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 नेगेटिव। ओके, लॉस लॉस हो एंड गया। सिटिंग विद लॉर्ड ऑफ द छठा घर। तो ये सीधा सीधा इसका लग्न, सातवां घर और सातवें घर का लॉर्ड, सारे एफिलिक्शन में आ गए। ओके, सर इसमें डिग्रीज नहीं देखते हैं, डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स? डिग्री की जरूरत नहीं है, वो नाड़ी वगैरह पे देखते हैं। यहाँ पे इतना टेंशन नहीं लेनी। इतना ही ओके काफी सर, है। ओके नाड़ी इतना ही ओके सर, वगैरह थैंक यू सर। डिग्री पे चलती है, यहाँ पर ये नहीं चलती। यहाँ पर एक अलग फैक्टर है, वो जब वर्कशॉप करेंगे हम बताएंगे, है ना। कि हाँ जी, हाँ जी सर, ओके ओके। सर, व्यक्ति अगर संधि लगन पे पैदा हो रहा है तो बहुत हाँ, सावधानी बरतनी पड़ेगी देखो ये देखो वर्क वो चार्ट बनाते हुए। एक्सेप्शंस बहुत सारे आएंगे। कोई प्लानट 2 डिग्री पे बाल्यावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, वो सब अलग चीजें है ना। एस्ट्रोलॉजी इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि लोग बहुत इधर उधर घुस जाते हैं। अरे भाई, प्रौढ़ावस्था में भी है, 2 डिग्री पे भी है, रिजल्ट तो देगा। कम देगा पर देगा तो सही। प्रौढ़ावस्था ठीक है। में भी है। अब प्रौढ़ावस्था में है, अब वो तो जो है, देखिए बहुत कुछ होता है। अभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट सारे प्लानट देंगे, कम और ज्यादा हो जाते हैं। भाई कोई प्लानट 10वें घर का लॉर्ड है और वो उच्च का नहीं है, तो क्या वो रिजल्ट नहीं देगा? उच्च का हो जाता है तो वो पूर्ण शक्ति के साथ पूरा रिजल्ट देता है। उच्च का नहीं है तो पूरे बल से नहीं देगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे, हमको देखना आ जाए, फलित करना आ जाए। बाद में ये धनिया पुदीना हम ऊपर से बाद में डाल सकते हैं। पर लोग क्या करते हैं कि वो इधर उधर अटके रह जाते हैं, और जो मेन प्रेडिक्शन है उससे भटक जाते हैं। ठीक है, जी। अब देखिए अनमैरिड बंदा है, दिस पर्सन हैज मल्टीपल रिलेशन।
धनु लगन है इसका। देखिए इसका लग्न चार्ट में देखिए, देखिए आपको पता नहीं, बता दूं, वीनस और मार्स कुंडली में होता है तो ऐसे लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा चारित्रिक दोष होता है। इनमें थोड़ा सा हाँ आपके सर ने सही वर्ड यूज करा, चारित्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है। सन के साथ हो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और मून के साथ है तो बस भगवान उनका फिर भला करे। तो इस पे सन, वीनस और मार्स एक साथ बैठे हुए, ओके। दूसरा, तीसरे सातवें घर का लॉर्ड मरकुरी भी यहाँ पर ज्वाइन कर गया है, इन सब के साथ में, ओके। और सैटर्न 12वें घर के अंदर क्या करता है, शयन सुख में कमी कर देता है, बहुत बुरी तरह से कमी करता है। तो ऐसे लोग उस कमी को पूरा करने के लिए एक फैक्टर बन जाता है। तो D1 चार्ट तो इसका पूरी तरह से ये है कि इसका मुझे पता है, जिसने भी मुझे इसकी कुंडली दी है उसकी, ठीक है, उसी ने बताया था कि कुंडली में तो हमने ओके। अब इसको आप अगर नववान चार्ट में देखोगे तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, वीनस अगर मार्स की नववांश में है तो द पर्सन कैन विल बिकम होमोसेक्सुअल। वीनस अगर सैटर्न में है फीमेल के चार्ट में, शी कैन बिकम फीमेल टू फीमेल, या जिसको लेस्बियन लेस्बियन कहते हैं। तो इसका आप वीनस देखोगे तो कहाँ है, सर D9 चार्ट में। 11वें भाव में। देखिए 11वें भाव में अपने ही घर में चला गया। वीनस 11वें भाव में उच्च का हो, अपने घर में हो, ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा रिलेशन बनाते हैं। ओके। और ये बैठा है किसके साथ, सूर्य के साथ। सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य के साथ क्या बैठने से क्या हो गया, धन योग बन गया। मैंने क्या बताया, D9 में धन योग होगा तो द पर्सन विल हैव मल्टीपल रिलेशन। तो सन बैठ गया आके, ओके। तो ये व्यक्ति इज अनमैरिड बट ही इज हैविंग मल्टीपल रिलेशन। अच्छा ये कुंडली आप देखिए, ये कुंडली है, ठीक है। तो इसके बारे में इनकी मदर ने ही अपने बच्चे के बारे में पूछा था, ओके, बिकॉज शी हैज डाउट अबाउट हर किड। तो इसमें आप देखिए, इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि इसका वीनस का, देखिए वीनस, देखिए वीनस अष्टमेश, अष्टमेश में होके मंगल में, चलो ये तो एक बात हो गई। और इसका जो जुपिटर है वो इधर आ गया 9वें घर में, सैटर्न के साथ बैठा है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए, पता नहीं आप लोग एक चीज को समझिए, 5, 8 और 12 का जो संबंध होता है ये गुप्त संबंध दिखाता है। 8वां घर इज सीक्रेट थिंग्स, 5 इज अट्रैक्शन, 12 इज शेड सुख। तो 5, 8, 12 इज व्हाट, इलिसिट रिलेशन। तो देखिए 5, 12वें घर का लॉर्ड सूर्य यहाँ बैठ गए, इसके साथ कौन बैठा है, 5वें घर का लॉर्ड सैटर्न, ठीक है। और जुपिटर 7वें घर का लॉर्ड है ना। तो सारे प्लैनेट आ गए एक साथ में। और इसका जो वीनस है आप देखिए, मार्स के नक्षत्र, मार्स के नवमांश में, मार्स के नवमांश का मतलब है वीनस जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड अगर मार्स है तो किसके साथ बैठा है ये, मार्स के नवमांश में है, सैटर्न के साथ है। तो जो इसका ओरिएंटेशन है वो भी नॉर्मल नहीं है, विच मेक हिज मदर वरिड, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमें कहाँ से झलक रहा है, जो भी कुछ हमने देखा है नववांश चार्ट से। इसी तरीके से जो भी कुछ हमें, जो भी प्रश्न है जिस घटना से संबंधित है
उस घटना से संबंधित हम डिविजनल चार्ट देंगे तो बहुत डीपली और एक्यूरेटली स्पेसिफिक टू दैट पर्सन हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं कि हवा में डंडा घुमाने वाली बात है। अगर हमने डिविजनल चार्ट को पिक नहीं किया है तो हम एक जेनेरिक प्रेडिक्शन करेंगे जो इसकी ठीक होने की संभावना 40 से 50% होगी। ठीक है। बच्चों के बारे में पूछो, सप्तमांश देखिए। शादी के बारे में D9 देखना अनिवार्य है। तो ये सारे के सारे 10 चार्ट हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जी कैसे उनकी संरचना होती है और कैसे हम उस चार्ट को रेफर करके किसी भी तरह का प्रश्न उस विषय से संबंधित हम उसका उत्तर दे सकते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर, अगर फोर्थ का लॉर्ड 6 में बैठ के और 12th हाउस को देख रहा है, तो जैसे अभी आपने बताया था कि मैंने 90% कुंडली में देखा है, तो ये भी एक फोर्थ का रिफ्लेक्शन है। सिक्स्थ में, फोर्थ का सिक्स्थ में बैठ के फिफ्थ और में बैठ 12th को देख रहा है वो, 4, 6 और 12 का संबंध अगर किसी भी तरह बन रहा है। तो सर वो 12th को देख रहा है तो संबंध बन गया ना है। हाँ, बन गए बन गए। तो ये भी डाइवोर्स के लिए एक नियम बन गया देखिए, ना, एक संबंध clause। ऐसे होते हैं कि जितना प्रगाढ़, जैसे कि 11वें घर का लॉर्ड दूसरे में बैठा है, दूसरे का 11वें में, ये संबंध बहुत प्रगाढ़ हो गया। जी जी जी। और खाली 11वें का 2 में बैठा है तो संबंध ये भी है, पर ये थोड़ा लाइट है। 11 और 2 के लॉर्ड आपस में केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो भी स्ट्रोंग है, और कंजंक्शन कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रोंग हो गए। जी जी। एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो भी स्ट्रोंग हो गए। तो वो जो संबंध है वो कितना स्ट्रोंग है वो भी हम देखते हैं। ठीक है। ठीक। तो देखिए, ये वर्कशॉप है जो कि बहुत डेट में, आज तो मैंने D9 का जितना इस डेमो में बता सकता हूँ उतना बताया, बट इन वर्कशॉप वी विल टेक 10 डिविजनल चार्ट इन डिटेल, उसकी रचना से लेके और उसको पढ़ना और फलित करना। 29 तारीख से शुरू होगा, 6 मार्च तक चलेगा, 7 दिन की लगातार डेली 3:30 से 5 बजे तक वर्कशॉप होगी। सर संडे का ब्रेक हो गया या नहीं होगा? देख लेंगे एक दिन का ब्रेक अगर होगा, अभी तो शेड्यूल यही है। ठीक ठीक। ये मेरा नंबर है 9205725596। इसकी फीस मात्र 6,000 है। 7 सेशन होंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगी, PDF मिलेगी। किसी को कोर्स के बारे में कुछ भी जानना है तो मुझको व्हाट्सएप कर सकता है, फोन भी कर सकता है। इसके साथ फिर मैं, किसी का कोई प्रश्न है लास्ट तो बताइए, नहीं तो मैं हाँ गुरुजी, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? जैसे मेरे एक फ्रेंड का नौकरी चला गया है, तो वो अगर आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे नहीं नहीं, तो देखो वो अलग है विषय एकदम। वो D10 है, D10 मैंने आज पढ़ाया भी नहीं है। ठीक है। तो नौकरी चला गया मतलब इसके अंदर हमको दशमांश चार्ट देना पड़ेगा। दशमांश हाँ मैंने अभी आपको पढ़ाया भी नहीं है, तो वो पूछिए जो मैंने आज बताया है। सर कंक्लूजन यही निकलता है कि माने कि D1 चार्ट ह्यूमन बॉडी है हाँ, और हम लोग बात कर रहे हैं आंख की, तो मेरे को आत्मा की, कैमरे का आत्मा लेंस, की। हाँ नहीं नहीं, वो एक नॉर्मल एग्जांपल जो मैंने कंक्लूजन निकाला, ह्यूमन बॉडी एक लगन है D1 और मैं हाँ, आंख की बात कर रहा हूँ, तो कैमरे का लेंस को मैं फोकस करूंगा आंख पर तो मुझे पता लगेगा पलके कैसी, आंख का कलर कैसा, तो ये यस। वर्क कुंडली का बता पाएंगी और क्लैरिटी उस पर्टिकुलर भाव से हाँ, संबंधित, उसकी डीप, उसका बिल्कुल डीप। उसका एक डीपेस्ट। एक तो ये बात है जो आपने बोली। दूसरी, 2 लोग जिनके बीच में 5 से 6 मिनट का डिफरेंस है और D1 जी चार्ट उसका एक साथ दिख रहा है, पर उनका D12, D7, D30 सब अलग अलग हो जाता है 5-6 मिनट के डिफरेंस में। तो उनका नवमांश भी अलग हो जाएगा। तो जब आप नमांश भी शादी के अलग हो बारे जाएगा। में बताओगे जी दोनों की अलग अलग बताओगे, और बिल्कुल। D1 में दोनों एक से दिखेंगे। तो ये उस पर्टिकुलर जातक के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए भी है। क्योंकि जो आपने सूत्र बताए वो बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को, अलग 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 अलग, और आपने उनका कंक्लूजन निकाल के हमको आप दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं।
मैं भी जो जैसे चीज आपने बताता बताया हूँ ना, पर्वत जैसे है। मैं आपको जी, डायवोर्स का बताऊंगा, आपको करेक्ट। 100 नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। 5-6 नियम पांच फॉलो छह कर सूत्र सकते ऐसे हैं। होते हैं, उनका ध्यान रखिए। उस 6 जी, सूत्र में से 2 सूत्र लग गए, मैं कितनी कुंडली देख चुका हूँ। सर अभी आपने जो बताया था ना कि 90% बैठता है, मेरे हाँ पास एक रिलेटिव की कुंडली थी, तो हाँ, ये उसमें लग रहा था, इसीलिए मैंने आपसे कंफर्म किया कि ये भी लग रहा है उसमें तो बिल्कुल। लगेगा लगेगा और भैया, बिल्कुल और डा, लगेगा। और डाइवोर्स चल रहा है, डाइवोर्स देखिए चल रहा है, मैंने डिवोर्स क्या चल रहा पाया है। है कि एक ही बात को 10 तरीके से लोग रखते रहते हैं। ठीक बात है। उसका निचोड़ क्या है, अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, फिर आपको हम्म। रटने की जरूरत नहीं है। सर आपने हमें शुरू से कॉन्सेप्ट भी सिखाया है, यही सबसे अच्छी चीज तो है। कॉन्सेप्ट अगर सीखोगे तो कुछ नहीं रटना है। ठीक। कॉन्सेप्ट तो यही है कि सर जैसे किसी मेरी संतान कब होगी, हमने हाँ दशा देखी, लगन देखा, पंचम की स्थिति देखी और D7 चार्ट को देखा। मतलब ये है कि वर्क कुंडली का महत्व है, इसके हाँ बगैर प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए, जो समझ में आया। बिल्कुल। हाँ, एक तो डीप नहीं बता पाओगे, और दूसरा बिल्कुल। जेनेरिक प्रेडिक्शन कर दोगे। हाँ, वो जनरली हो जाएगी, 10 और स्पेशलाइज सवा नहीं 10 होगी। बजे के जो दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक सा बता देंगे। बता दिया जाएगा। जबकि D7 में उनकी ग्रह की डिवीजन बदल जाएगा ना। जैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल। देखा कि हमने देखा 5वें नवमास में, 6ठे नवमास के हिसाब से उसकी जगह ही बदल रही थी ना नवमास में। हाँ जी, जी जी। बिल्कुल। अब एक का नवे नवे घर में जा रहा है, मतलब त्रिकोण में, और एक का चला गया 8वें घर में। हो गया ना कब, है ना। बिल्कुल। त्रिक से त्रिकोण कितना फर्क त्रिकोण है। में। नवा घर तो भाग्य, 8वां घर दुर्भाग्य, है मतलब ना। पूरी वर्कशॉप में आपका जो है ये हाँ, षोडश वर्ग के ऊपर रहेगा। षोडश वर्ग में भी आपने 10 कुंडलियां निकाली हैं सर, ये 10 वर्ग। षोडश वर्ग में से देखिए 3 क्लासिफिकेशन है, षडवर्गा, दशवर्गा, षोडश वर्ग। षोडश वर्ग। तो षोडश वर्ग एक तरह से आप 11 चार्ट पढ़ेंगे। जी। जो जो क्लासिफिकेशन है वो तो 6 के अंदर वो D1 भी ले लेते हैं, हम्म। ऐसे 10 वर्गा में वो D1 भी लेंगे। जी। तो मैंने क्या करा है कि 1+9 हो गया ना 10 वर्गा में, D1+9। तो 9। मैंने 1+10 करा है, तो एक एक डिवीजन चार्ट में और एक्स्ट्रा कराऊंगा। ठीक। जी। मतलब सर कहने का मतलब यह है कि जो षडवर्गा है वो ये 10 वर्गा के अंदर आ जाएगा, इंक्लूडेड, हाँ, कोई जरूरी है ना नहीं है, सर? कोई ठीक ठीक। जरूरी नहीं है। एक एक डिवीजन चार्ट ऐसा है जो 10 वर्गा से थोड़ा अलग हो जाता है, एकदम से अच्छा डायरेक्ट अच्छा। सबसेट नहीं है। ओके ओके। ठीक है। पर क्या 10 सर? वर्गा में ठीक है। सारे देखिए, प्रोफेशन आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, माता हम्म। पिता आ जाएंगे। ठीक है। चिल्ड्रन आ जाएंगे, हाँ तो प्रॉपर्टी आ मैंने, जाएगी। यस, ये सबसे महत्वपूर्ण है, D60 और D30। ओके। ठीक है। मतलब यह है कि डे टू डे जो जनरल प्रिडिक्शंस हैं वो और मतलब हम लोग अच्छा उसका रिजल्ट दे सकते हैं बाय रीडिंग द डिफरेंट चार्ट्स, वर्क चार्ट। बहुत एक्यूरेट दे सकते हैं। मैं तो बहुत कहता एक्यूरेट हूँ, दे इफ सकते द एस्ट्रोलॉजर इज नॉट रेफरिंग द दिस थिंग, हैं। वो है ही नहीं सर। डिविजनल चार्ट, जी। then he is not doing justice to his profession. I can करेक्ट। safely say this. अगर आप पाराशर की व्रत पाराशर होरा शास्त्र पढ़ोगे, वो तो सब कुछ लिख के चले गए। अब जी। लोग उसको फॉलो नहीं करते अपना टाइम बचाने के लिए। तो इसमें कोई पाराशर की तो कोई गलती नहीं है। सही बात। ठीक है। हाँ, ऋषि पाराशर की तो है ही ऋषि नहीं, पाराशर का गलतियां तो वो हमारी तो हैं। सब कुछ लिख के चले गए। जी। वो तो सर ये तो कह, क्या, हाँ एक सॉरी इंटरफेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ, पता है भारतीय विद्याओं ने पढ़ा था कि हम नवमांश कुंडली में, वर्क कुंडली में दशा को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई सूत्र है या आप समझाएंगे इस क्लास में और एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए? देखिए अब दशांत दशा तो 48 तरह की होती है। ठीक है। हमको कलयुग के अंदर पाराशर जी लिखे गए हैं, विश्वोत्तरी दशा काम करेगी। जी, विश्वंतरी करेक्ट। विश्वोत्तरी दशा पे काम करो, सटीक रिजल्ट आएंगे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं, विश्वंतरी को ही नवमांश में लागू करके देखें, क्या रिजल्ट आ सकते हैं? देखिए आप अगर सूक्ष्म दशा प्राण दशा तक जाओगे तो पहले ही आप इतनी डिटेल तक पहुंच जाते हो, उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी जी। ठीक है सर। देखिए नवमास पहले ही बहुत बड़ा विषय है। मैंने आपको बताया 64वें नवमास की अलग सिग्निफिकेंस है। मैंने बताया 108 नवमास होते हैं, 108 में से 64वां नवमास बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति की बीमारी के बारे में जानने के लिए।
पुष्कर आपने एक नववांश बहुत बहुत जरूरी है। वो व्यक्ति अपने कैरियर की किस ऊंचाई तक जाएगा। जो लोग आप देखते हो टॉप आईएएस कमिश्नर टॉप पोस्ट पे होते हैं, सीईओ होते हैं, आप देखोगे उनकी प्लानट पुष्कर नववांश में बैठे हुए दिखाई देंगे। आप हर एक के नहीं जी। दिखाई देंगे। तो पुष्कर नववांश, तो ये सब जो मैक्सिमम चीजें काम की है वो आपको इस कोर्स में हम लोग कवर करेंगे। आपने सर गुरुजी बिल्कुल सही कहा। वो हाँ। सत्यम कंप्यूटर को जो मालिक है राजू बोल के है, उसका जॉब वो द्राक्कन में जो 8 नंबर घर का मालिक हमने देखा था, उसका टाइमिंग चल रहा था, उसका जेल हुआ था। और 2008-9 की बात है, उसका शेयर प्राइस 500 रुपया से 10 रुपया हो गया था। देखिए 8वां घर है, 8 12 3 मिलके तो व्यक्ति को जेल पहुंचा देते हैं ना। हाँ नहीं, वो द्राक्कन जो आपने कहा ना, 22 बार द्राक्कन, 22वां ड्रक्कन को बेसिकली बीमारी के लिए बहुत यूज करते हैं। हाँ और बस उसका 64वां टाइमिंग नववांश। उसका टाइमिंग भी वही चल रहा था। मैंने D3 में 8 नंबर घर का टाइमिंग चल रहा था, वो मैंने देखा था। वो सही कह रहे हैं। देखो आप जब इतनी गहराई से अध्ययन करते हो तो आप पाओगे कि आपकी प्रेडिक्शन का जो एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत जी। बढ़ जाता है। नहीं तो आप एक जेनेरिक प्रेडिक्शन करोगे जिसका कोई रिजल्ट अच्छा ज्यादा नहीं मिलेगा, effective नहीं। और आपका जो क्लाइंट है वो भी हैप्पी नहीं होगा। क्योंकि इन एस्ट्रोलॉजी देयर इज नो शॉर्टकट। आपको ज्योतिष में आओ तो ज्योतिष भी एक अन्य विषय की तरह, जैसे कि इंजीनियरिंग है मेडिकल है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। तो इसमें भी जाओ तो पूरी तैयारी के साथ जाओ। आधी अधूरी तारीख के साथ जाओगे तो आधे अधूरे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। और थैंक यू सर। किसी को गुड कुछ भी मेरे से पूछना है तो थैंक यू, मुझसे थैंक यू फोन सर। करके पूछ सकते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू गुड सर। नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।